व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? बहुत सारे लोगों को लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे पास करोड़ों रुपए का स्टॉक होना चाहिए, एफडी होना चाहिए. When your passive income exceeds your monthly expenses. Financial freedom is 95% mindset, 5% strategy. When you are financially free, many choices will open up. उस टाइम पे आपको जरूरी नहीं है, you don't have to work. आप चूज कर सकते हो काम करना है नहीं करने का है, whether you want to do this or you want to do something else. Have a clear picture how your life will look like when you are financially free, because without that it will become a logical and painful exercise. जो दुबई में 1980s, 85, 90s में आए हैं और एज अ सीईओ और सीनियर पोजीशन रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उनका भी फाइनेंशियल फ्रीडम अभी तक नहीं हुआ. Because you need a shift in the mind. Why do you think real estate is a good investment? See, real estate with clear objective in mind is a good option. But real estate because somebody else is doing, I also need to do. That is the wrong approach. आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी कब परचेज? मैंने परचेज की 2007 में. You should not be buying because everyone is buying. Yeah, you need to have a clear objective in mind. Future belongs to those who can imagine it, design it, and execute it. Hello listeners, thank you for joining in again. और आप में से बहुत लोगों ने मुझे कई बार बोला है कि मुझे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है, गोल्डन वीज़ा चाहिए, और आपको पता है कितना बज़वर्ड पूरे मार्केट में चल रहा है. सवाल ये है कि क्या दुबई एक बलून है जो बस्ट होने वाला है, या ये ग्रोथ को सस्टेन करने वालेगा, और प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए, खरीदनी भी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए. और मैं इस सर्च में था कि मैं किसी ऐसे इंसान को लाऊं जिन्होंने अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड किया हो. आप बहुत सारे शोज़ देखते होंगे जिनमें बहुत सारे एजेंट्स हैं, शायद उन्होंने खुद के लिए एक भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी होगी. तो मैं ऐसे किसी को लाना चाहता था जिसने खुद के लिए किया हो. एंड फॉर्चुनेटली बोलते हैं ना कि अपने पास ही होता है. तो जब मैं ऑथर्स देख रहा था, किताबें देख रहा था, तो आई हैव सीन वी हैव ऑथर कॉल्ड दीपक भद्रा. इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, ग्रो योर मनी ट्री एंड अलाइनमेंट कोड. जब मैं इनसे बात कर रहा था, और मुझे पता भी है इनकी जर्नी, दैट ही स्टार्टेड इन दुबई इन 1999 एज अ एयर कंडीशनिंग इंजीनियर. एसी होता है ना, एसी एयर कंडीशनर, उसके इंजीनियर से उनकी करियर की स्टार्ट हुई दुबई में 1999 में. एंड टुडे ही ओन्स 13 प्रॉपर्टी इन दुबई. ओके, 13 प्रॉपर्टी मजाक नहीं होती, लोग एक नहीं बना पाते हैं, या 13 बनी है. और उसमें बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी जर्नी समझेंगे कि अगर एक कच्छ भुज का रहने वाला एक साधारण सा इंसान जो एक इंजीनियर था, एसी इंजीनियर थे, वहाँ से उनकी जर्नी 13 प्रॉपर्टी तक आ चुकी है, तो फिर ये कैसे उन्होंने किया और हम कैसे कर सकते हैं. सो दीपक जी, वेलकम ऑन द शो. थैंक यू कैलाश जी, थैंक्स अ लॉट. एंड मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं, बहुत चीज़ों पर बातें की हैं, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप यहाँ से आए, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हमारे व्यूअर को हम थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं. आपका आई नो यू फ्रॉम भुज, कच्छ, तो वहाँ की थोड़ी ज़िंदगी कैसी थी? क्या आपके पापा बहुत सुपर रिच थे, प्रिंस थे कच्छ के, या आप किस तरह के स्कूलों में पढ़े? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना बहुत सारा बैकिंग अप सपोर्ट होता है तो ही हम अपनी ज़िंदगी डेवलप कर सकते हैं. सो आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे पहले. सो मेरा बैकग्राउंड, मैं भुज से हूँ, कच्छ. नाउ कच्छ इज़ यू कैन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अपना इंडिया का, वेरी क्लोज टू पाकिस्तान. अभी कच्छ मैप पे आया है, बट अदरवाइज इट वाज जस्ट आइसोलेटेड एरिया. गुजराती मीडियम में मैंने स्टडी की है. गुजराती मीडियम अप टू 12th स्टैंडर्ड गुजराती मीडियम. तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. देन मेरा जो पैशन था समहाउ, क्योंकि मेरे फादर ओमान में काम करते थे. सो माय फादर वर्क फॉर 40 years इन ओमान, और मैं वेकेशन में जाता था कभी कभी. सो मैंने देखा वहाँ बहुत गर्मी थी, और एसी, तभी मैं बात कर रहा हूँ 1980-81, तभी भुज में तो मैंने एसी का देखा भी नहीं था. और ओमान में आप आए तो यू फील कंफर्टेबल कि बाहर इतनी गर्मी है, और अंदर आप आए तो एकदम कंफर्ट है. कुछ माइंड में ऐसा हुआ कि नहीं, मैं एयर कंडीशनिंग में अपना कैरियर बनाऊं. तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैंने एयर कंडीशनिंग का कोर्स किया अहमदाबाद में. इमीडिएटली मुझको वोल्टास में जॉब मिल गई. सो अगेन एयर कंडीशनिंग. सो 1988 से लेके 2019 31 years मैं एयर कंडीशनिंग में था. और वोल्टास में पहले जॉब में आप क्या करते थे? मैं था एस्टिमेशन में. सो वोल्टास में क्या है, लाइक जब भी आप नया ज्वाइन करते हो, दे पुट यू इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो उन्होंने मुझको सर्विस में एक्सपोजर दिया, प्रोजेक्ट्स में दिया, एग्जीक्यूशन में, डिज़ाइन में दिया, मैन्युफैक्चरिंग में दिया. सो वहाँ से लाइक जो मेरा फाउंडेशन था ना एयर कंडीशनिंग का, थैंक्स टू वोल्टास, स्ट्रॉन्ग हो गया. स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो हैं वोल्टास में, बीइंग वोल्टास एज अ टाटा ग्रुप, वहाँ का कल्चर ही अलग था. तो वहाँ से मेरा अच्छा स्टार्ट हुआ एयर कंडीशनिंग में. 2 चीज़ें मैं स्पेसिफिकली नोटिस कर पा रहा हूँ आपके बचपन से. पहली चीज़ है कि समहाउ आप ना प्रॉब्लम सॉल्वर बचपन में रहे हैं.
आपने बोला कि कच्छ में कभी गर्मी थी, एसी नहीं देखा, ओमान में एसी देखा, तो समहाउ आपको पता था कि एसी एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में आने वाला है। शायद उस समय आपने रियलाइज़ नहीं किया, बट योर माइंड इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, तो वो आपने एसी एज अ करियर चुना, क्योंकि तब इंडिया में एसी होते ही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल। फिर भी आपने करियर चुना, एक यूनिक लाइन चुनी। ये बहुत यूनिक चीज़ है आप में, और मैं आज भी जानता हूँ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आपके पास कोई भी इंसान प्रॉब्लम में क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, माइंडसेट प्रॉब्लम्स, आप उसको सॉल्व कर देते हो। यू आर फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सेकंड चीज़ मैंने देखी कि आपने है ना कभी भी किसी भी तरह काम को करने के लिए मना नहीं किया। जब आप वोल्टास में गए तो आपको सब डिपार्टमेंट में काम किया, आपने बोला नहीं मैं तो इंजीनियर बनने आया हूँ, मुझे इंजीनियर बनाओ, या मुझे प्रोजेक्ट में क्यों डाला जा रहा है, अरे मुझे एस्टिमेशन नहीं सीखना। आजकल के जो बच्चे हम देखते हैं वो बोलते हैं नहीं मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा और ये, बट फाउंडेशन में आपने अपने आप को खोला, एक्सपोजर दिया, और जो सामने आया आपने सब कुछ सीखा। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड व्हिच पीपल कैन लर्न। थैंक यू। सो या और दूसरा आपने पूछा कि मेरे फादर का बैकग्राउंड, सो ही वाज सी, जब भी मैं पीछे देखता हूँ ना, सो आई कैन कनेक्ट मेनी डॉट्स। तो टिल द एज ऑफ 46 मेरा एक प्रोग्रामिंग था कि टू अर्न मोर मनी आई हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि मैंने मेरे फादर एक बार रिपीट कीजिए इसको सबके लिए। सो टू अर्न मोर मनी आई हैव टू वर्क हार्ड, जो मेरा जो प्रोग्रामिंग जिसको पैराडाइम बोलते हैं हम लोग, बिलीफ सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं ना उनका अभी भी यही प्रोग्रामिंग है कि टू अर्न लॉट ऑफ मनी यू टू वर्क। या सो 46 तक मेरा भी यही था, बट देन कुछ 46 ईयर्स एज पे कुछ चेंज हुआ। मैं आई केम अक्रॉस फाइनेंशियल फ्रीडम कंसेप्ट, कुछ पता भी नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम वो वर्ड सुना था, बट जब भी मैंने वो वर्ड सुना कुछ अंदर प्लांट हो गया, और उसके बाद जो चेंजेस हुए, सो 46 नाउ आई एम 58, 13-14 साल की जर्नी। बट मेरा वो प्रोग्रामिंग क्यों हुआ, क्योंकि मैंने मेरे फादर को मे बी मैं 5-6 साल की एज होगी मेरी, आई कैन रिकॉल दैट टाइम, उनको मैंने बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा। सो मॉर्निंग में वो अपना कॉलेज एजुकेशन भी उन्होंने, आई वॉज 5-6 ईयर्स तभी वो कॉलेज भी जाते थे, बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टेड वर्किंग अर्ली। वो ओमान में आए थे, देन केम बैक टू इंडिया, फिर उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया। सो 6:30 मॉर्निंग में वो निकलते थे कॉलेज के लिए बाय बाइसिकल। तो उस टाइम पे तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1971, व्हीकल्स नहीं थे, और देन फैमिली का सिचुएशन भी ऐसा नहीं था। इट वॉज 6-7 पीपल एट होम, ही वॉज ओनली अर्निंग मेंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कॉलेज के बाद वो जाते थे फुल टाइम जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब था उनका, 10 to 5 होगा, और 5 बजे के बाद वो जाते थे एक लॉयर की ऑफिस में एज अ पार्ट टाइम। और उस टाइम पे ये कंप्यूटर और प्रिंटर ऐसा कुछ भी नहीं था, और लॉयर का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है कोर्ट में। सो आई हैव सीन हिम ब्रिंगिंग वर्क एट 9-10 इन द नाइट, फिर वो घर पे बैठ के लॉयर का जो डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डे कोर्ट में चाहिए वो सब सबमिट करने के लिए। सो मेरा प्रोग्रामिंग जो मैंने वोल्टास से स्टार्ट किया, आई वॉज वर्किंग हार्ड। फिर मैं मस्कत ओमान गया, आई वॉज वर्किंग हार्ड। यहाँ पे आया मैं अलशरावी में, आई वॉज वर्किंग हार्ड लेट इवनिंग, बट देन कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं हो रहा था। हाँ, मैं आपको बोल रहा था ब्रॉडकास्ट के पहले भी, मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ जो दुबई में 1980s, 85, 90s में आए हैं और एज अ CEO और सीनियर पोजीशन रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उनका भी फाइनेंशियल फ्रीडम अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज यू नीड अ शिफ्ट इन द माइंड विच विद ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद ग्रेस ऑफ योर मेंटर्स यू गॉट इट। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो शिफ्ट हुआ ना, एक NLP इवेंट मैंने अटेंड किया था मेरी वाइफ के साथ, और वो इवेंट में इट वॉज इंटेंस इवेंट, 4 दिन का था, और उसमें रिपीटेडली वो पूछते थे व्हाट यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। तो मैंने उस टाइम पे 2 चीज़ डिसाइड की कि ये 2 चीज़ मुझको चेंज करनी है। एक था मेरा पब्लिक स्पीकिंग का, सो बीइंग स्टडीड इन गुजराती मीडियम, इंग्लिश स्पीकिंग मैं इतना फ्लुएंट नहीं था, थोड़ा वो डर भी लगता था कि अगर कुछ गलत बोल दिया लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हंसेंगे, डर लगता था थोड़ा। तो देन उसके लिए क्या होता था, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़, माइंड में आइडियाज़ रहते थे, कुछ सजेस्ट करना होता है कंपनी में, बट देन आपको ऐसा लगता है कि नो मैं इंग्लिश में आई एम नॉट गुड, सो आप सप्रेस करते हो। सो वो इवेंट में मैंने 2 चीज़ डिसाइड की, एक मुझको पब्लिक स्पीकिंग का सीखना है, एंड देन सेकंड वन मुझको मेरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजिंग है, कि उससे पहले मैं क्या करता था, जो आई वॉज अर्निंग, स्पेंडिंग हैबिट इतनी ख़राब नहीं थी, सो आई वॉज सेविंग, एंड देन मैं देता था वो फाइनेंशियल प्लानर्स को हैंडल करने के लिए। बैंक्स हैं, फाइनेंशियल प्लानर, मुझको लगता था कि नो दे आर माई वेल विशर,
और वो मेरा पैसा ग्रो करेंगे। ये हमारे पॉडकास्ट का दूसरा पैराडाइम शिफ्ट है। हार्ड वर्क के बाद में योर फाइनेंशियल प्लानर कैन एक्चुअली डू वंडरफुल थिंग्स फॉर यू। दैट्स और मैं आई वाज डिसअपॉइंटेड, ग्रो करने के बदले वो नीचे जाता था, एंड एवरी टाइम्स आई वाज लिसनिंग कि नहीं आपने तो साइन किया है, एंड एवरी इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो वो इवेंट में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये 2 चीज़ मुझको लाइफ में चेंज करना है। तो पहली चीज़ के लिए आई वेंट टू टोस्ट मास्टर बिकॉज आई हैड लर्न दैट टोस्ट मास्टर इज द बेस्ट प्लेस। और मनी मैनेजमेंट के लिए आई वेंट टू रॉबर्ट कियोसाकी। सीधा मैंने उनको ईमेल भेजा उनकी कंपनी को दैट आई वांट टू लर्न समथिंग, आई वांट टू लर्न हाउ आई कैन मेक मोर मनी एंड मैनेज मोर मनी। तो वहाँ से रिप्लाई आया, कॉल आया, एंड दे ऑफर्ड मी ए कोर्स। नहीं, उसके पहले बहुत सारे लोग शायद रॉबर्ट कियोसाकी को नहीं भी जानते हो। वैसे मेरी जिंदगी में उन्होंने बदली है, लेकिन कैन यू टेल लिटिल बिट अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी? सो रॉबर्ट कियोसाकी इज लाइक फाइनेंशियल एजुकेटर, आई वुड से। रिच डैड पुअर डैड जो बुक है उनके ऑथर हैं। और फॉर्चुनेटली लाइक सी मुझको मेरे भुज के मेरा क्लोज स्कूल फ्रेंड है, उसने मुझको एक ऑडियो बुक दी थी। सो दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस नेम ऑफ रिच डैड पुअर डैड। और मैं सुनता था एवरी डे, मैं वॉक के लिए जाता था, एंड स्लोली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री मेनी चॉइसेस विल ओपन अप। उस टाइम पे आपको जरूरी नहीं है, यू डोंट हैव टू वर्क, आप चूज कर सकते हो काम करना है नहीं करने का है, वेदर यू वांट टू डू दिस और यू वांट टू डू समथिंग एल्स। तो वो जो सीड प्लांट हुआ 2012 में 2012, अभी ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गए, बट देन इट वॉज अ जर्नी। बट वो शिफ्ट जो है वहाँ से हुआ मनी का, दैट मनी इज़ नॉट अ बैड आइडिया, मनी इज़ एन आइडिया, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर मनी, रिच पीपल आर नॉट ग्रीडी, यू कैन मेक मनी बाय प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, एंड मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सो वो जो मेरे जो शिफ्ट थे मनी पैराडाइम्स, वो वहाँ से स्टार्ट हुए चेंज होने में। आपको क्या लगता है? बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं, लेकिन मैं एक एक करके पूछूंगा। सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है मनी को लेकर के, आई नो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ब्लॉकेज लोगों के मन में क्या है आपके हिसाब से? एक तो ये है बुक जो मैंने लिखा है, वही मैं मुझको इंस्पायर किया कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। हाँ, बचपन में वो लाइट जली रहती थी तो पापा बोलते थे पैसे पेड़ उगते हैं क्या, लाइट बंद कर। अगर सपोज का आपने कुछ तोड़ दिया या तो आपको कुछ चाहिए, तो अभी पहले भी यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तो वही उसके लिए मैंने ये बुक लिखा, ग्रो योर मनी ट्री, कि एक्चुअली पैसे पेड़ पे उगते हैं। एक्चुअली उगते हैं। सी अगर आप ले लो करेंसी नोट, इट्स मेड फ्रॉम पेपर एंड इंक। पेपर जो है पल्प से आता है, एंड पल्प जो है ट्री से आता है। सो इनडायरेक्टली अगर आपको 10 सेकंड में आपको मिथ को ब्रेक कर सकते हो, सो उसी टाइप से लाइक से इट सेज के रिच पीपल आर ग्रीडी। वो एक है कि भाई पैसा ऐसे ही नहीं कमाते हैं, कुछ ना कुछ गलत किया होगा इसने। अपने इंडिया में तो बहुत कुछ है। और मैं व्हेन आई कनेक्ट दिस मिथ, मेरे भुज में जो हमारे मतलब इट वाज अ स्ट्रीट, वहाँ पे रहते थे हम लोग, गली जहाँ पे जो बोलते हैं। और एक देयर वाज वन रिच पर्सन, आई कैन स्टिल रिकॉल दोज पिक्चर्स, ऑल द वाइट, लाइक उसके वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट शूज, जैसा वो जितेंद्र हमने मूवी में थे वो। एंड उनके घर पे बाहर बेल था, और वो एरिया में, वो कम्युनिटी में किसी के घर के बाहर डोरबेल नहीं था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम्स 70-71 का। और हम लोग बच्चे लोग क्या करते थे, उसका डोरबेल बजा के भाग जाते थे, और वो बाहर आके चिल्लाता था, कभी किसी को पकड़ा तो उसको मारता था। एंड देन ही वॉज वन ऑफ द रिच पर्सन इन दैट कम्युनिटी। लोग वही बोलते थे कि नहीं ये देखो गलत कर रहा है, कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, इसके लिए इसके पास पैसा है। सो ये जो प्रोग्रामिंग है ना, वहीं से स्टार्ट होता है इन अर्ली एज, व्हाट वी आर, एनवायरमेंट वी आर इन। बट अभी अगर हम लोग वो देखें कि रिच पीपल आर रियली ग्रीडी, लुक एट अपना बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट, लाइक एनुअली वो जो है आई थिंक $365 million इज डोनेटिंग। सो आप समझ लो पर डे इज डोनेटिंग $1 million। रतन टाटा को देख लीजिए। Yeah, so some like so those people, so rich people are generous. So many times those are myths which stops us not to become rich and wealthy. हाँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं। आप किसी एक इंसान को देख के उसके लिए अपनी लाइफ की एक स्टोरी बना लो कि रिच लोग ग्रीडी होते हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। और दूसरा, रॉबर्ट कियोसाकी सेज दैट मनी विल मेक यू मोर ऑफ हु यू आर। अगर आप ग्रीडी हो तो आपको ज्यादा ग्रीडी बनाएगा, इफ यू आर जनरस इट विल मेक यू मोर जनरस। सो इट इज अप टू यू। दूसरा मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे पास करोड़ों रुपए का स्टॉक होना चाहिए, एफडी होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? ओके, मेरे पास 2 डेफिनेशन है। एक मैंने रॉबर्ट कियोसाकी से सीखा, विच सेज व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड्स योर मंथली एक्सपेंसेस।
एक एग्जांपल छोटा सा, पैसिव एक इनकम, आम आदमी के लिए सो एग्जांपल। सपोज पैसिव इनकम मतलब एक रियल एस्टेट, एक इनकम है, रेंटल इनकम है, आपका एक एसेट है, प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दिया और वो रेंट में सपोज आपको 2000 दिरहम आता है और आपका मंथली एक्सपेंसेस घर का 2000 दिरहम है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो आप फाइनेंशियली फ्री। अगर आप कैश फ्लो में, तो मेरा जो स्विच शिफ्ट हुआ वो कैश फ्लो गेम से हुआ, और कैश फ्लो गेम में इवन जो क्लीनर है, ट्रक ड्राइवर है, मैकेनिक है, वो लोग नर्स हैं, दे आर फॉर देम इट इज इजी टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। एक मिनट, बहुत सारे लोगों को कैश फ्लो गेम के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा कैश फ्लो गेम के बारे में बताइए और फिर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन पे फिर से बात सो कैश फ्लो गेम इज लाइक अ बोर्ड गेम, जैसा मोनोपोली, या तो इंडिया में हमारा वो बिजनेस रहता है, समथिंग सिमिलर। मैंने वो गेम प्ले स्टार्ट किया 2012 से, और मैं और मेरी पूरी फैमिली, सो माय वाइफ, डॉटर, सन, हमको एक जो गेम जो है, व्हेन आई एनरोल्ड रॉबर्ट कियोसाकी का जो प्रोग्राम मैंने लिया, उसके साथ वो गेम बोर्ड आया, कुछ बुक्स आई, मटेरियल आया, तो वो तभी मुझको वो गेम हाउ टू प्ले पता ही नहीं था। तो उनको मैंने पूछा कि भाई कैसे मैं, तो उन्होंने बोला कि आप दुबई में चेक करो, देयर विल बी कैश फ्लो क्लब। सो इंडिया में भी हैं, बड़े सिटीज़ में कैश फ्लो क्लब्स हैं। और जब भी वो गेम प्ले करना चालू किया, तब तक मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना कभी फील नहीं किया था। आई वॉज अर्निंग, आई वॉज स्पेंडिंग, आई वॉज अर्निंग, आई वॉज स्पेंडिंग, और वो रेट रेस जो है चलता रहता था। इनकम अब ज़्यादा होता था तो एक्सपेंस ज़्यादा होता था, एंड इट वॉज नेवर क्लोज टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वो गेम्स रेगुलरली प्ले करने से मेरा जो है माइंडसेट शिफ्ट हुआ। आई स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट मनी। मेरी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हुई, मेरी मैनेजिंग हैबिट्स चेंज हुई। सो मल्टीपल थिंग्स, कोचिंग था प्लस कैश फ्लो गेम था। सो नाउ लेट्स बैक टू द सेम क्वेश्चन, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? आपने कहा दो डेफिनेशन है। हाँ, पहली डेफिनेशन थी पैसिव, अगर आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस के बराबर या एक्सीड कर जाए तो यू आर फाइनेंशियली फ्री, और उसके लिए आपको मिलियंस बिलियंस तो जरूरी नहीं है आना। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन मैंने सीखा बॉब प्रॉक्टर से। तो बॉब प्रॉक्टर से इज दैट फाइनेंशियल फ्रीडम इज 95% माइंडसेट, 5% स्ट्रेटेजी। एग्जाम्पल लाइक सी, जब तक आप आपके माइंड में वो प्रोस्पेरिटी नहीं होगा, तब आपका माइंड जो है वो लैक एंड लिमिटेशन पे ही होगा। इवन आपके पास पैसा है, बट यू विल बी ऑलवेज चेजिंग, नॉट अट्रैक्टिंग। और सो माइंड से रिच होना रियली रिच होने के पहले बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये प्रोस्पेरिटी माइंडसेट। हाँ, और अगर आप पुअर माइंडसेट में हो तो आपका पैसे आ भी जाएंगे तो भी आप कभी रिच नहीं हो पाओगे, पैसा चला जाएगा, आपको कभी फील नहीं होगा, वो चला जाएगा। हाँ, यू विल बी ऑलवेज चेजिंग, आप भागते ही रहोगे, नहीं कि अट्रैक्टिंग। एक छोटा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट्स अ फाइनेंशियल माइंडसेट, व्हाट इज अ रिच माइंडसेट। अगर समझिए कोई गवर्नमेंट में काम करता है और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स सर्व करता है, और उसने गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स किए और उसको गवर्नमेंट से एक चेक मिला जो 5 करोड़ रुपए का चेक है, या यहाँ पे बोले तो 2 मिलियन 3 मिलियन दिरहम का चेक है जो गवर्नमेंट ने दिया है। अभी मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने वो चेक सबमिट किया और मैंने बोला ये मेरा चेक है, आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, मेरे सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने दिया। अब बैंक ने बोला क्योंकि अमाउंट बड़ा है, हमको 7-8 दिन लगेंगे चेक को क्लियर करने में, तो 7-8 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है। सो गवर्नमेंट चेक बाउंस नहीं होने वाला, पैसा आने वाला है। तो वो जो 7 दिन है, जिस दिन मैं बैंक में पैसा डाल के आया, उस दिन से 7 दिन जब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, उस समय मैं कैसे जीऊंगा? इज माई कि मेरे पास पैसा आने वाला है, एंड दैट्स अ राइट डेफिनेशन ऑफ दैट रिच माइंडसेट। कि मुझे पता है कि मेरे पास पैसा है, जबकि बैंक अकाउंट देखोगे तो है नहीं है। बट यू स्टार्ट फीलिंग फर्स्ट, फेथ फीलिंग, जो फेथ था ना, नहीं कि फियर और डाउट के बीच में कुछ हो गया, ये बाउंस हो गया, लाइक सी माइंड हमारा इट गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डराता है। सो माइंड्स वर्क इज आई थिंक प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क माइंड कहीं से क्रिएट करता है, तभी हम जिंदा हैं आज तक एज ए ह्यूमंस। बट एक जमाना होता था जब पोटेंशियल रिस्क समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि शेर खा जाएगा और बहुत सारी चीजें होती थी। अभी क्या हम बहुत सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो सब कुछ बदल गया, बेचारा माइंड नहीं बदला है। माइंड वही है, माइंड एंड बॉडी का जो अलाइनमेंट है इट्स सेम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम अभी समझा, कैश फ्लो गेम समझा, अभी हम जर्नी पे आते हैं वापस से। सो यू स्टार्टेड एज अ इंजीनियर हियर एंड देन यू वर्कड इन एयर कंडीशनिंग, एंड when you retired or you decided to leave the company, what was your designation and role? मेरा डेजिग्नेशन था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट टेक्निकल साइड नहीं था वो। टेक्निकल टीम मुझको रिपोर्ट करती थी, इवन इट वाज मैन्युफैक्चरिंग था, एयर कंडीशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट था, बट मेरा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा सेल करने का और पहले जो था,
मेरे पास से मैं सेल्स टीम रिपोर्ट करती थी. सो प्रॉफिट सेंटर हेड हो गया. I was profit center head for 3 units of the company. एक दुबई में, कतार में, दोहा and UK. हाँ, सो यू आर अ प्रॉफिट सेंटर हेड. Yes. अभी ये जो जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम की, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी, जो मैं भी जानता हूँ, ही प्रमोट्स अ लॉट अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट कि इन्वेस्टमेंट में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं. सो वेयर डू यू कीप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट? Okay. So, see, Dubai is known for real estate these days. Everybody, even लोग ये कहीं से like Dubai is attracting money and high net worth of people. But जब दुबई ने स्टार्ट किया ना, like I am talking about say 2007, दुबई ने तो 2003-4 में स्टार्ट किया था. But then उस टाइम पे मैं एज अ ऑब्जर्वर था. आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी कब परचेज? मैंने परचेज की 2007 में. 2007 वाज योर फर्स्ट परचेज? हाँ, फर्स्ट परचेज था ऑफ प्लान. और दुबई में एवरीडे न्यूज़पेपर आप देखोगे तो इट वाज अ फुल, इतना हेवी न्यूज़पेपर आता था. और मैक्सिमम प्रॉपर्टी, इफ यू हैव 5000 दिरहम, buy property. That means you have seen 2009 bust also. Yes. So we'll talk about the busting also. But let's go back to our original question. Why do you think, what are the options for investment, and why do you think real estate is a good investment? See, real estate with clear objective in mind is a good option. But real estate, because somebody else is doing, I also need to do. That is the wrong approach. So मेरा जो first mistake था, मैंने लिया because other people were buying. So first mistake of real estate is you should not be buying because everyone is buying. Yeah, you need to have a clear objective in mind, with some awareness, learning why I am buying. Is it good investment or no? All the investments are not good. Many developers, they run away from Dubai. Or Dubai, for a few years, it was like a ghost area, like some areas 2009, 2009, 10, 11, now all was redeveloped. Now government regulations are very अभी good. तो उस टाइम पे रेगुलेशन नहीं थे. उस टाइम पे रेगुलेशन नहीं थे. सो काफ़ी कुछ लूप पोल्स थी. काफ़ी जो है ग्रे एरियाज थे. देयर वाज नो क्लैरिटी. So I made some mistake in very first property, but उस टाइम पे I was not equipped with the awareness. रॉबर्ट कियोसाकी तो मेरी लाइफ में आए 2012 में. हाँ, अच्छा, आफ्टर बाइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी 5 इयर्स के बाद में रॉबर्ट कियोसाकी. यस. सो मैंने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिया, इट वेंट अप बिकॉज 2007 और बस्ट हुआ 2009 से. सो अप्रिसिएशन भी हो गया. बट देन व्हेन इट केम डाउन विद सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, यूएस में कुछ सब प्राइम क्राइसिस आया. People were saying that no, Dubai will not be affected, but जब start हुआ तो यहाँ भी collapse हुआ, and then it was a cascading effect. And in that process, जो property मैंने लिया था, original price was 1 million, it came down up to 350 or 400,000. Oh, 65%. Yeah, that was so. Many people, they have decided to quit. But मेरा क्या था, I have committed with post-dated checks. Now I was not financially educated. I was going with other people's opinion. वो लोग बोल रहे थे नहीं कुछ नहीं होगा, तुम इवन तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, नथिंग इज रॉन्ग, इट इज़ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, सो गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट यू. और बट देन आई इन्वाइटेड लीगल कॉम्प्लिकेशन. करेक्ट. So see, developers are always bigger, like compared to you as a single. Always you should follow the law. Law हमेशा follow. So that if you are giving a check, you should obey the so check. then I followed other people's advice. I was not enough educated, not you can say having idea about potential risk. And that time I had a choice that no, real estate is bad for me. I meet many people. I meet many people who have burned their hand, and still after 10-15 years also their mindset is real estate is not a good vehicle. But my mind somehow says no, it cannot be bad, only I don't have awareness. You need to learn more. मेरा education नहीं है. I don't know real estate. पहले तो मुझको रेंटल का और कुछ भी, like मेरे पास कुछ थोड़ा पैसा था, मैंने डाल दिया. And then that was a mistake, but then I learned. I opted to learn from the expert. And so that was one of the reason lead me to Robert Kiyosaki. You know, I want to take control. So why a real estate could be a good investment for any person who is looking to buy a property in Dubai? Yeah, real estate, like see, okay, initially person has to work. Like I don't say that's okay. If somebody is super rich, they can immediately buy. But person like me who was earning money, what you manage and save, you can build those assets. Now, many people target or look for bigger properties. Initially, me also, I was also having similar approach. But then I understood that invest in smaller properties, smaller values, have a clear objective in mind. What is the objective? So my objective was cash flow.
that passive income. Wonderful. So I was told by Robert Kiyosaki that market goes ups and downs. It is not in your control. But people will always require accommodation or office, whatever it is. So if you are prepared, rent will go up, rent will go down. Property price will go up, it will go down. If you are prepared for that and your objective is clear that, okay, rental, not appreciation, then you will have peace of mind, you will have a good sleep. Many people, they lose their sleep because properties, because they listen from somewhere, from media, that it is a bubble, it will burst and all those kind of things, which nobody can predict. No one can predict. Now, see, this is where the, you can say, faith comes into picture. Now, we see the vision. So here I again connect with Dubai's ruler, who is a visionary He's a ruler. visionary Like, guy, yeah, see, people have not seen, which he has already seen in his mind. Yeah, and So- I know what he visualized in 1975 for UAE. Yeah. And जो उसने देखा उनसे ज़्यादा किया है. बिल्कुल, yeah. And he is not going to stop. Today, just want to add, I know I'm Yeah. getting in between, but I know today the rate of property is less than, Dubai ka rate is less than Bombay, Delhi and Bangalore, and very less than compared to New York and bigger cities, Singapore, bigger cities of the world. And the potential wise, it has a huge potential to grow. It's my personal point of view. No, absolutely. The trend which is there, it will continue for next 10 years minimum. Yeah, it will be, yeah, Or it will will be be. more. Because now they're working on vision to 2050, 2040 vision is going on. So Sheikh Mohammed always says, he's having very famous quote, future belongs to those who can imagine it, design it and execute it. Can you repeat this for? Future belongs to those who can imagine it, design it and execute it. So imagination comes with the mind. And mind, like see, mind will bring worry also. It will bring. Worry is also one form of imagination, but it is negative imagination. I have seen Dubai, like I am in Dubai since 99. Whatever we see after, you can say, first interchange, there was nothing. Even first interchange, that bridge on Sheikh Zayed Road was not a bridge, it was a roundabout. And beyond that, it was all kind of industrial area. Correct. I remember that when I was in projects, air conditioning, Internet City, first 4 buildings, first 4 buildings I am talking about, was the major development in that area. Entire Sheikh Zayed Road. Yes, from first Sheikh interchange to- till to- that time. Marina was not there. No, not there. Nothing like. So even going from Bar Dubai to Jabal Ali, you will feel that you are traveling to some another town Yeah, or out of the city. There was nothing. But Abhi to Jabal Ali has become sort of in the it city. is, It is far off. yeah, there. it is like, see, so it is a vision. Now we have a choice whether to believe in the vision or you have doubt and miss the opportunity. Many people, they regret that, okay, we had this opportunity, we have not taken this, and now property prices are out of reach. You don't know, like, see, the way Dubai is attracting wealth. Yeah. Earlier it was maybe India and Asian subcontinents, but now Europe, UK, US people, they are willing to invest. So There's a report has come in which says that 142,000 people, 142,000 people are shifting. 1,42,000 log, yeah. log matlab millionaires, Yes. riches of the world are shifting to Dubai. it was, I think, last year. week newspaper, every 1 hour, 1 millionaire is moving to Dubai. Yeah. And because it's the safest country, no taxes, there are a lot of benefits. We won't go there. But if someone want to buy a property, what couple of things they need to take care to understand? Yeah. Because we'll not take the name, but we know there are a couple of big developers are not doing right way of selling. Yes, yeah. So we'll not go there, but what precautions people should take when they are investing in the property? Yeah, that is again a very good question because credibility of developer is very important because you don't know if you are in wrong hand. If developers, they promise something and they don't deliver, or they even not deliver, which So has how do you happened in define Dubai. credibility? Their past record. Someone who is having big faces, big celebrities as a brand ambassador or something. Yeah. Should are those more credible? What's the criteria for credibility for you? I have seen in Dubai there are many developers, they have used celebrities' faces, and most of the projects were not completed. So we should not be going by the branding and marketing what's being shown. But credibility means maybe look at the 20 years of past That data. track record. 20 years data can be seen, right? Yes, 2004 till now, whatever they've Yeah, done. you can. And fortunately for me, like say I was in projects. So before even they announce or launch the project,
I was having at least data that who is the developer, who is the contractor, main contractor, MEP contractor, consultant. So this will give you idea that is this a quality project or it is a rubbish project. Even some reputed developers, the type of contractors they use and the makes and quality of material they use. Okay, everybody cannot go to that extent, but at least you can check the track record of delivery. Or at least you have a right person to guide you. Yeah, you need somebody. You don't go by what your property agent is saying because he may be looking for his commissions. Agent will like say they are really brokers only. They are just helping you to view the property. Nothing. They don't give more data than that. We should not be taking decision on what broker is saying. Yeah. You need to ask right questions. You need to ask right questions. Yeah. And this is one. So credibility of a project or a a developer. Yes. What else? Then area. That's another potential of growth. Maybe you will get idea like see suppose connectivity. Now when suppose there is a remote area, I have seen some, I will not name of those projects. After 8-10 years also, those areas are isolated. Even reaching there, you have to pass through Kacha road and all those. तो आपको लाइक रूट क्या है, उसका एक्सेसिबिलिटी क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ सपोज जबल अली है तो जबल अली के आसपास जो एरिया है डिस्कवरी गार्डन आप छोटी वैल्यू में ले सकते हो, उसमें रेंटल रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा. बेसिक कैलकुलेशन आप करो. आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सपोज अभी भी मैं परचेस करूंगा तो मेरा रेंटल मैं अप्रिसिएशन ओके इट्स अप्रिसिएशन आएगा, इट्स बोनस. या तो आप जो है बाय करते हो उस टाइम पे आप प्रॉफिट बनाते हो. सो आई लर्न फ्रॉम अगेन रॉबर्ट कियोसाकी लाइक सी आप मेंटर्स में इन्वेस्ट करते हो ना, यू विल गेट 10 times रिटर्न. तो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक चीज बोला था कि यू कैन ओनली मेक प्रॉफिट व्हाइल बाइंग. तो उस टाइम पे आप अंडरस्टैंड करो बाय आस्किंग क्वेश्चन कि इज दिस द मोटिवेटेड सेलर. कैन यू गिव एग्जांपल कि बाइंग में कैसे प्रॉफिट बनता है? सो मोटिवेटेड सेलर, सो बाइंग में अभी ओके जब ये नया लॉन्च है ओके उसमें तो उनका जो फिक्स है वो है. बट अगर आप सेकेंडरी डील में करते हो, सब एक मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आया GLT में. GLT फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑन डुप्लेक्स, टॉप फ्लोर डुप्लेक्स था. मैं गया व्यूइंग के लिए. जब मुझको किसी एजेंट ने भेजा वो डिटेल ईमेल, सी समटाइम्स आपका माइंड जो है ना आपको कुछ इंट्यूशन देगा. तो मेरे माइंड ने इंट्यूशन दिया कि नहीं इसमें देखना चाहिए, गो फॉर व्यूइंग. सो मैं इवनिंग आई इनवाइटेड और आई टोल्ड ब्रोकर को, मैंने बोला मुझको व्यूइंग करना है. उधर गए हम लोग GLT में शाम को, और समहाउ मैं एंटर हुआ, मेरा माइंड कुछ बोलता है कि नहीं, तो आई गो विथ माई माइंड. वो कैसे होता है पता नहीं है, बट अगर कुछ राइट है. सो मैंने वो ब्रोकर को पूछा कि क्या लाइक कितने, हाउ फास्ट दिस सेलर वांट्स टू सेल. उसको तो कल पैसा चाहिए. तो देन आई आस्क कि क्या रीज़न है. देन उसने ब्रोकर ने बोला कि नहीं उसका कमिटमेंट दूसरी कोई प्रॉपर्टी में है एंड टू फुलफिल दैट कमिटमेंट उसको बेचना है. तो उसने जो ऑफर दिया था मैंने उसका सीधा 100,000 ऑफर, काउंटर ऑफर उसको कम करके दिया. एंड देन उसने एजेंट ने फोन किया सेलर को. नाउ सी दिस इज वेयर यू कैन लर्न दैट इट्स अ मोटिवेटेड सेलर. मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सप्लॉइट करते हो सिचुएशन, बट इट इज योर मनी. मोटिवेटेड सेलर अगर किसी को डिस्ट्रेस नीड है, हाँ, उसको चाहिए पैसा, तो मैं तो बोलूँगा हेल्प भी किया आपने, क्योंकि उसको कोई लोग नहीं दे. सो एंड मैं जब जाता था डील के लिए, चेकबुक मेरी गाड़ी में रहता था. वंडरफुल. सो मैंने इमीडिएटली उसने एक अमाउंट एग्री किया, मैंने कॉपी मतलब चेक बना के कॉपी दे दिया, फोटो कॉपी. और नेक्स्ट डे वो एजेंट जो है MOU लेके आ गई लेडी, और वो डील क्लोज हो गया. Wow. So yeah, you can also make money while buying. Yeah. So that is the example. Now वही प्रॉपर्टी आज में अगर है like it was 2019, more than double हो गया मेरा. मुझको 1.5-1.6 million की ऑफर आ रही है, as against 600,000 मैंने लिया था. Wonderful. So motivated seller जो है आप you need to dare that, give that offer by asking question कि भाई उसका first understand the psychic. Understand, yes. कि वो motivated है कि नहीं है. हाँ. I have a very interesting question because if we compare property prices between India and दुबई, एक very unique चीज़ दुबई में देखिए कि यहाँ पे ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज महंगी होती हैं और सेकेंडरी सेल्स में प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है, जबकि इंडिया में उल्टा या सिमिलर रेट होता है. सो why do you think it's there, and what do you think, should we buy an off plan or should we buy the ready one?
नहीं, ऑफ प्लान में आपको क्या है, रेंटल इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ प्लान एटलीस्ट आपको श्योर है कि आपको इमीडिएट मिल जाएगा। सॉरी, रेडी प्रॉपर्टी। ऑफ प्लान में थोड़ा अनसर्टेनिटी आ जाता है। इवन बड़े बड़े डेवलपर्स भी डिले कर देते हैं प्रोजेक्ट। इट्स वेरी कॉमन कि 1 साल डिले हो गया, कभी 2 साल डिले हो गया। ऑफ प्लान इज ओनली बेनिफिशियल अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन चाहिए, पे करने का, कि मैं आराम से पे करना चाहता हूँ, फिर इसमें मैं कैश फ्लो। यस। एंड रेडी में इट कुड बी रेडी में आप जाके देख सकते हो एग्जैक्टली क्या है, क्या लोकेशन है। बहुत बार ऑफ प्लान में आपको प्लान बहुत दिखाएंगे, ये लेक है, ये बीच है, बनेगा कब बनेगा, और पता नहीं। मैंने तो इतनी सारी प्रॉपर्टी ऐसी देखी है जहाँ पे इनिशियली होगा, बट आफ्टर फ्यू इयर्स वो पूरा दूसरे कंस्ट्रक्शन से कवर हो जाता है। एंड देन मेनी पीपल आई हैव सीन डिसअपॉइंटेड। बट रेरा के कारण थोड़ा स्ट्रांगनेस आया है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो होता ही है। एंड अनदर क्वेश्चन, हैव यू एवर इन्वेस्टेड इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज आल्सो, और इट इज ऑल रेजिडेंशियल? मैंने एक लिया है कमर्शियल, विच इज गिविंग मी गुड रिटर्न। प्रॉपर्टी जो है मुझको रेंट 2 साल पहले 80,000 मिलता था। आई एम गेटिंग 160,000 आफ्टर 2 years, डबल। बट अगेन बहुत सारे निट्टी ग्रिटी कौन से एरिया में है, कितना स्क्वायर मेरा बिजनेस बे में है। फॉर्चुनेटली मैंने जब ये कम प्राइस थे डिसीजन ले लिया, अगेन गोइंग विथ इंट्यूशन ऑफ माइंड। उस टाइम पे मेरे पास सब आंसर नहीं थे, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट देन कैलकुलेशन मैंने किया था बेस्ड ऑन माय लर्निंग। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो उस अभी अच्छा लगेगा क्योंकि हमको सबको पता है, बट कोविड में जब सडनली डाउनटर्न आया था, डिड यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इन कोविड टू? क्योंकि वो इतना डरावना दिन था कि क्या होने वाला है पता नहीं, सब रोड बंद, दुनिया बंद हो गई है, तो लोग पैसे को होल्ड करके बैठे थे। मुझे पता है उस समय 50% डिस्काउंटिंग चल रहा था प्रॉपर्टीज पे दुबई में, लेकिन आपको हिम्मत भी चाहिए खरीदने। मैंने लिया क्योंकि ब्रेवरी चाहिए। सी बहुत बार कुछ चीजें होती हैं ना, लाइक यूनिवर्स वर्क्स इन योर फेवर। तो कोविड के 6 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ा था विदाउट नोइंग कि कोविड आने वाला है। जुलाई 2019 मैंने जॉब छोड़ा। 2-3 महीना आराम करूंगा एंड देन आई विल वर्क ऑन माय कोचिंग बिजनेस। और फरवरी से सब बंद हो गया यहाँ पे, फरवरी 20 से। बट वो 6 महीने में जो मुझको ये अपना मेरा एंड ऑफ द सर्विस ग्रेजुएटी और जो मिला था, इंसेंटिव मिला था, एंड देन इन कोविड अपॉर्चुनिटी स्टार्टेड शोइंग अप। बट यू स्टिल नीड लॉट ऑफ करेज टू गेट इनटू दैट। आई हैव फाइनलाइज, इवन एक मैं व्यूइंग के लिए गया था, नीचे ही ओनर था विदाउट नोइंग कि ये ओनर है। उसको बेचना था, सऊदी वाला था, और सऊदी कतार वाले तभी सब लोग निकाल रहे थे प्रॉपर्टी। एक छोटा स्टूडियो यूनिट, आई लाइक दैट यूनिट। व्यू अच्छा था, स्पोर्ट्स सिटी का पूरा क्रिकेट स्टेडियम आपको दिखता है, कैनाल। मैं नीचे आके ब्रोकर के साथ बात कर रहा था कि नहीं इसको ये ऑफर दिया जाए। एंड देन द गाय वाज स्टैंडिंग, अपना अरेबिकस में था, कंदूरे में, और वो आया बाजू में, आप ये यूनिट की बात कर रहे हो, लाइक 1417 इन एलिट 5। तो हमको लगा कि नहीं ये दूसरा एजेंट है, और वो तो नहीं हम लोग जस्ट वी आर, वो बोलता मैं ऑनर हूँ इसका। और आपको अगर लेना है तो आई एम ओपन टू नेगोशिएट। तो उधर ही हमने बिल्डिंग के नीचे नेगोशिएट किया 10 मिनट में, और नेक्स्ट डे उसका डील भी हो गया और यूनिट ट्रांसफर हो गया। ये एक बहुत यूनिक चीज मैंने दुबई में देखी है कि प्रॉपर्टी सेल्स वेरी फास्ट हियर, नॉट इन कोविड। अभी भी आप आज किसी से बात करोगे, यूनिट अवेलेबल होगा, शायद नेक्स्ट डे अवेलेबल भी नहीं होगा, बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज हियर टू बाय। तो जिसको आप देख रहे हो उसको शायद 25 लोग और, कोई रशियन देख रहा होगा, कोई चाइनीज देख रहा होगा, यूके से। अगर आप टाइम लगाते हो ना उसमें, आपको 1 घंटा भी इफ यू टेक मोर चली जाती है अपॉर्चुनिटी हाथ में। सो कोविड टाइम पे मैंने एटलीस्ट आई थिंक 4 या 5 ली, बट छोटे यूनिट्स। डिस्कवरी गार्डन में जो है एरिया विच इज़ हाईली डिमांडेबल इन रेंट, मुझको 265,000 में स्टूडियो मिला है, which is now 500,000 plus. Wonderful. But it was a decision. Like मैं मेरे घर पे बाद में बताता था जब ट्रांसफर हो गया, but I was making decisions. No, but by the time you were trained by 2 giants of the world, so Robert Kiyosaki and mindset, Bob Proctor. So faith and education. So I want to drill to that side too. I know your story. You said आपने मुझे बताया था कि जब आपने रॉबर्ट के साथ काम शुरू किया, you were still not making lot of. नहीं, I was not making. When Bob Proctor came in, that's when everything started changing. तो ये थोड़ा ये भी बताइए, and I want you to share Bob Proctor principle also, because I know once you start applying what he taught you, when I apply and a lot of people apply, suddenly your life changes. So let's talk about that. So रॉबर्ट के साथ जब मैंने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी I got my possession, जो मैंने मिस्टेक किया था लीगल
And then see, Robert Kiyosaki का एक principle है, use other people's money. Mortgage आप बैंक का पैसा use करो. So I have applied that principle. I bought one big property, 4-bedroom townhouse, mortgage पे. तब तक rent अच्छा था. Now see, I want to give this example that everything, it will not work same way with everyone. So मैंने वो जब भी property लिया, my age was 47. तो यहाँ पे ये रूल है कि अगर आपका जो मॉर्गेज है यू गेट बेस्ड ऑन योर एज नंबर ऑफ ईयर्स. सो मुझको मिला 17 ईयर्स का मॉर्गेज. सो 17 years mortgage as compared to 25 years, the monthly installments are high, which I was not aware till the time I implemented. और या तो मैंने I went inside that. फिर रेंट कम हुए. So when I bought the property, rent was 180,000. But when rent came down to 125 and 100,000, the same property started taking money out of my pocket. So उस टाइम पे कैश फ्लो गेम मुझको याद आया कि okay, this property is taking money out of my pocket. So एक मुझको पॉजिटिव कैश फ्लो था, which was my first property, and this became negative cash flow. So till 2015, my net passive income was zero. But I knew that it is net passive income is zero. So then I started repaying that mortgage from my savings, and I was reducing the monthly expenses, and before I left my job I made it zero. Bob Proctor helped me to work on my mind. So earlier my you can say objective of financial freedom, my passive income should be more than monthly expenses, which was purely logical and number based. It was not mindset or sense of urgency or not emotionally connected. That's where intuition will start, universe will start. Yeah, so then Bob Proctor, when I met him first time, so I traveled 9 times to Canada and US to learn from Bob. And very first question he asked me that, okay, financial freedom is good to have, but do you have a clear picture how your life will look like when you are financially free? How you'll be spending time? What you would be doing? How you'll be feeling? Now, all these 27, 28 years, I did engineering, logical mind, only logic, drawings, formulas. And I never thought at that level. But then he says, you will never reach to financial freedom if you are not having clear picture how your life will look like. So again, I want to tell the listeners or viewers that have a clear picture how your life will look like when you are financially free. Because without that, it will become a logical and painful exercise. And you are still vague. It was a vague, yeah. I wanted financial free. No clarity. No clarity, no emotional connection or no alignment. So after implementing, which I know you teach also paradigm shifts and you run a course on getting those principles in people's life. So would you like to talk about paradigm shift also, because that's a very powerful learning you would have from Bob. Yeah, so paradigm shift, see, Bob says our even our ability to earn money also directly reflects on our paradigms. So like some money myths, if those are deep rooted, to earn more money you need to work hard, rich people are greedy, which was money doesn't grow on tree, all those things. So it is a lot of self talks. And then am I deserve, till the time I don't feel I deserve financial freedom, it's challenging to our own identity. Yeah, I know. A lot of people I know, they say कि if I have lot of money, बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं handle नहीं कर पाऊंगा. अगर आप ही को लगता है आप handle नहीं करोगे तो पैसा नहीं आने वाला. Then yeah, so if you have doubt, so many people have fear of success. Yeah, fear of success. बाकी लोग ले जाएंगे, people will cheat me. वो सब जो है ना, taxes देने पड़ेंगे. So our mind goes anywhere, like say. So the Bob Proctor helped me to think differently. उसका एक concept था Bob का, be, do and have. So many people like, see, they follow, when I have time and money, I will do this and then I will have this. Bob says mentally you have to be that person. So he says be the person you want to be. So when I decided, visualize, visualize, yeah. So 9 years back, when I made a decision to become consultant or coach with him, I had no idea how I'm going to do it. But under his influence, you can say, or inspired by him for 6 days, I decided that when I am financially free, I would be doing what he is doing. Wow. And I will be part of his mission, inspire people. And I made a decision there itself. But then my paradigm started talking to me on the same day.
in Canada in 2016. That I am engineer, I am not a coach. I never coached anybody. I am introvert. I am not public speaker. I am not good in English. All those evenings self talks were there. And next day I was sitting with Bob, like 1-to-1 like this. And I told Bob that I want to withdraw this. This is not my cup of tea. I made a decision, but as I don't know how, I'm uncomfortable. And then he says me one thing. He told me one thing, that working with me for 4 days, so it was the 5th day of the event. He says, you came to know about your purpose. Universe wants you to. So he says, everybody, all of us, we are placed on this earth for some meaning. And he says, you found that meaning, you found that purpose, that this is what you would be doing. Universe wants you to do this, but because you don't know how to do it, you want to go back at your comfort zone where you are more comfortable because you don't know. He says you discovered your purpose. So he always says that purpose is not something you find, you discover it. And he says you discovered your purpose. Now if you are going back because you don't know, you will have a lifetime regret. He says, I will give back your money. I don't need your money. But then you will have a lifetime regret. But if you are committed, not interested, many people, they are interested in financial freedom. Not committed. So he says, when you are interested in something, you will do when it is convenient. When I have time, when I have money, when I have support, when I have skills, when I have resources. And many people, like 95% people. But he says, if you are committed, you will do it regardless. And if you are committed, I will help you. So then I believed in what he says. He says you also have a lot of faith in things. Yeah, he in says universe. he says you need to have absolute faith, not 99% faith, 1% fear. Not 99.99% faith भी नहीं चलेगा. 0.01% भी अगर fear हुआ तो भी वो fear will win because they says absolute faith. And sometimes you have to surrender it. Like, so I made a choice to surrender. But he took commitment from me. He says every training of consultant, irrespective whether you are in Dubai or any part of the world, you have to come. You have to come. Canada. So Canada, or in winter it was happening in US, Los Angeles. And then the travel. And that was helping me. That was helping me to become more valuable at my company. So I was in job that time. My compensation in last 3 years after joining Bob Proctor doubled actually. Wow. So till the time, so 2016, I was getting maybe 80,000 per month dirhams. When I left my job, I was getting 169,000 dirham per month. And because of working on me, many people, they invest in other things. They don't invest in themselves. So now I always say that invest in yourself and that investment will always grow. Wonderful. So it gives me a lot of faith looking at you that if someone from a Gujarati medium, from Kutch, Bhuj, can build so much of wealth, become financially free, live the life of purpose, then everyone on the earth can do it. Only they need to have a faith and surrender, work on themselves, and have mentor and coaches. So what's the last advice to all the listeners? I want to do a couple of advices. One advice definitely I wanted to give them about the mindset and things. And one advice I wanted to also give them about, about investing in Dubai market now, in this year, what we are talking. Should they do it or not? Yeah. See, about mindset, definitely. That is the foundation. On right mindset, you can build anything. Let it be real estate investment, let it be business, let it be better at work, anything. So mindset, I always advocate. But never stop investing in yourself. So I have many mentors, even now also. You are my mentor who helped me to write this book, my first book, my second book. I have public speaking mentor in UK. I have online coaching mentor. I have Blair Singer as my sales coach. So mentor are always required in life. More are better. Yeah, it is always, I give important to that because they already walked that path. What if they can help you to compress your timeline? So even real estate, somebody wants to invest in real, at least learn some basic things. Have a clear objective why you are investing. Maybe you want to have a base year. Suppose people are in India, whether you want for real rental income or whether you want for your second home or anything, or for golden visa. But have a clear objective in mind, not because world is doing, so I need to do. And Dubai vision part, Dubai is attracted. It is like a magnet. Like, see, Dubai has put
Dubai is a place which has put themselves in different vibration. I would say that's the strongest magnet on the earth today. Yeah, it is. No one is competing. No, Yeah. neither Singapore. Europe is anyhow down. US we know is not doing good. Canada is difficult. China is difficult. India is difficult. Dubai, I feel is the strongest magnet Yes, to attract wealth at the moment. And if you want to be part of this wave, just be here. Yeah, it is. If you are here, then It's like many people say now, right? They are waiting for bubble to burst, and which never like you buy with right awareness. There is a Chinese proverb say, "What was the right time to plant a mango tree? Maybe it was 20 years back, but next time is now." next time. No, But learn it, like just raise awareness. have a right mentor and a coach. If you are getting into real estate, I would say they should have a real estate coach to teach them things, Yeah. so they don't make mistakes. It's very good to Absolutely. Yeah. do it. Making mistakes is part of like, see, Part of life. Bob says mistakes are not opposite to, or failures are not opposite to success. He says failures are part of success. Without failing, It's learning basically. but it's a temporary failure. Like, see, if you are not quitting, then so that connects me to my first property. I had a choice to quit. But I didn't do so. That made me financially free. Otherwise, I would be still in the job and as I same said- rat race. Yeah. rat race people are not able to exit. Yeah. But it was wonderful talking to you, and Thank you. We'll talk again sometime. Sure. And only on paradigm shift today we spoke a lot about different areas, specifically property. This is my paradigm shift. Like, see, this is being me as an engineer, Gujarati Author. medium, Author, Uh, best-selling author. best-selling author, yeah. And I won award also last month. So if I can do it, everybody can do it. But yes, right support. Thank you very much for Thank you. coming, sharing your knowledge. I know this is the part of your life you never shared with anyone, and thank you very much for share with me and our audience No, about it's always property pleasure. and other things. So Sure. see you soon again, and Yeah. we'll share a lot of information with the world Definitely. again. Thank you. Thank you. Thanks.